मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को सरप्राइज देने के लिए कार में कहीं ले जा रहा था। आयरिस की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उत्साह से भरी इस यात्रा में आयरिस बार बार पूछ रही थी, बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं। जेम्स नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। जेम्स किसी तरह एक कांच के टुकड़े को पकड़कर लटक जाता है। इससे पहले कि आयरिस कुछ कर पाती, जेम्स भी नीचे गिरकर मारा जाता है। ये सब देख मीनार में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक औरत सुरक्षित स्थान से जा टकराई, जिससे उसको आग लग गई। उधर हवा निकासी पंखे के रुकने से वो पूरा क्षेत्र गर्म हो चुका था। आग के संपर्क में आते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके प्रभाव में काफी सारे लोग मारे गए। आयरिस किसी तरह बचकर ऊपर जाने वाली डिब्बा में जाने के लिए भागी, लेकिन लोग उसे धक्का मार मार कर डिब्बा में घुसने नहीं दिए। एक पल में डिब्बा भीड़ से पूरी तरह भर गया। बाहर इतना ज्यादा जोर पड़ा कि डिब्बा का एक भारी हिस्सा टूटकर एक आदमी पर गिर पड़ा, जिससे उसका शरीर बुरी तरह कुचल गया है। इसी वजह से वह ठीक से सो नहीं पा रही, जिसके चलते इस बार उसके अंक भी कम आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी छात्रवृत्ति भी संकट में पड़ सकती है। लेकिन चिराग ये सब जानकर भी क्या ही कर सकता था। उनके मामा के 3 बच्चे थे, अरुण, बबलू और ज्योति। उनसे मिलने के बाद वो अपनी मामी और मामा से मिली। मामा उसे यहाँ देख काफी खुश हुए। उनसे यहाँ आने की वजह बताई। कहती है कि मैं आपसे आपकी माँ आयरिस के बारे में पूछना चाहती थी। मैं बहुत परेशान हूँ, बार बार एक ही सपना आता है, जिसका नाम था स्काई व्यू। स्काई व्यू का नाम सुनते ही मामा चौंक गए। मामा बोले, ये नाम मैंने अपनी माँ आयरिस से सुन से ठीक नहीं है। स्टेफनी ने जिद की। तब मामा ने सच बताया। लंबा सुनसान सफर तय करने के बाद वह एकांत में बने उस घर के सामने खड़ी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि चले जाओ, यह निजी संपत्ति है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद स्टेफनी कैमरे में अपनी पहचान बताती है और कहती है कि मैं आपकी बेटी की बेटी हूं। मुझे आपसे मिलकर कुछ सवाल पूछने हैं। इतना जानते ही आयरिस का इरादा बदल जाता है और वह स्टेफनी के मोबाइल चाबी जब्त कर अंदर बुला लेती है। यहाँ पर आयरिस अपनी नातिन को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हें मेरा खत मिला, शायद इसी वजह से तुम यहाँ आई हो। तुम्हारी माँ डार्ली कैसी है? स्टेफनी बताती है कि जब वह 10 साल की थी तभी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। मतलब सालों से वे एक दूसरे के साथ नहीं थे। इसके बाद स्टेफनी अपनी नानी को अपने सपने वाली बात बताती है, जिस पर नानी कहती हैं कि जो सपना तुम्हें 2 महीनों से परेशान कर रहा है वो कोई सपना नहीं, बल्कि मेरा पूर्वाभास था। दरअसल बरसों पहले उस दिन स्काई व्यू में दुर्घटना होने से पहले ही मुझे भविष्य की एक झलक दिखाई दी थी। अगले ही पल जब सब कुछ वैसा को सतर्क किया कि नृत्य मंच टूटने वाला है और यह भवन गिरने वाली है। मृत्यु ने उन्हें खत्म करने के लिए जो योजना बनाई थी, उस पर आयरिस ने पानी फेर दिया। उस दिन आयरिस ने स्काई व्यू में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया था, लेकिन मृत्यु इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। स्काई व्यू में जितने भी लोग थे, उनकी मृत्यु अलग अलग हादसों में एक एक करके होने लगी। कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि आयरिस का प्रेमी भी मारा गया। लेकिन तब तक आयरिस मृत्यु की हर चाल को समझ चुकी थी। उसने कभी उसे दोबारा मौका नहीं दिया। वो सालों से मृत्यु को चकमा देती आ रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार मृत्यु जीतने वाली है, क्योंकि 2 महीने पहले आयरिस को कैंसर पता चला था और तभी से स्टेफनी को वो डरावनी झलकियां दिखनी शुरू हो गईं। ये केवल संयोग नहीं था। जिक्र मिलता है जो किसी तरह मौत को मात देकर अभी भी जिंदा है और छुपा हुआ है। इसके बाद स्टेफनी आयरिस और जेम्स का परिवार का वृक्ष बनाती है। उन्हें 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, हावर्ड और डार्ली। फिर हावर्ड के 3 बच्चे हुए, एरिक, बॉबी और जूलिया। वहीं डार्ली के 2 बच्चे थे, चार्ली और स्टेफनी खुद। और अब स्टेफनी को समझ आ चुका था कि इस पूरे रक्त संबंध पर मौत की साया मंडरा रही। ये सारी बातें स्टेफनी ने पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करके सबूतों के साथ बताईं। आयरिस की डायरी में उन सभी लोगों की मृत्यु का उल्लेख था जो उस दिन स्काई व्यू में मौजूद थे। वे लोग जो मरने वाले थे, लेकिन आयरिस के पूर्वाभास ने उन्हें समय रहते बचा लिया था। तो मौत हमारे पीछे क्यों आएगी? इसका जवाब सीधा था। मौत को सब तक पहुंचने में वर्षों लग गए और इस दौरान उन लोगों के बच्चे हो गए। वे बच्चे जिन्हें कभी पैदा ही नहीं होना था, अब मौत उन्हें भी उसी क्रम में ढूंढ रही है। इसलिए उन्हें सतर्क रहना होगा। मौत के मारने का एक क्रम था। वह उम्र के हिसाब से हर फैमिली को निशाना बना रही थी। मतलब जिस फैमिली में जो सबसे बड़ा था, मौत वहीं से शुरुआत करती थी। हावर्ड की फैमिली में सबसे बड़े थे मामा खुद, इसलिए मौत ने सबसे पहले उनकी फैमिली को चुना। अब अगला नंबर था उनके बेटे एरिक का, फिर जूलिया और सबसे आखिर में बॉबी की बारी आएगी। दूसरी तरफ स्टेफानी की फैमिली थी। सबसे पहले उसकी माँ डार्ली मरेगी,
फिर स्टेफानी और फिर सबसे छोटा चार्ली। मौत के मारने का पैटर्न बिल्कुल साफ था, बड़े से शुरू होकर छोटे तक एक एक करके सबको खत्म करना। तभी लेकिन एरिक फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। स्टेफनी के मना करने के बावजूद वो कचरा उठाने वाले ट्रक से चिपक कर डांस करने लगा, उसे पप्पी लेने लगा। तब स्टेफनी उसे समझाने के लिए उसकी छोटी बहन जूलिया से कहती है, लेकिन जूलिया भी स्टेफनी की बातों से तंग आ चुकी है। वो उसकी एक नहीं सुनती और तुरंत दौड़ने के लिए निकल जाती है। कुछ दूरी पर एक आदमी ब्लोअर से सूखी पत्तियां समेट रहा होता है और वहीं दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी उस ब्लोअर चलाने वाले आदमी के सिर पर पीछे से कुछ आकर गिरा, जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। उसका ब्लोअर फिसलकर दूर जा गिरा और उड़ती धूल सीधी फुटबॉल खेल रहे बच्चों की आंखों में जा लगी। आंखों में धूल पड़ने से बच्चों का ध्यान भटक गया और फुटबॉल सीधा जूलिया के सिर पर जा लगी। टक्कर से जूलिया लड़खड़ाकर पास ही रखे कचरे के डब्बे में जा गिरी और ड्राइवर ने जूलिया को कचरे समेत ट्रक में उठा लिया। जूलिया चिल्लाती रही, लेकिन ड्राइवर म्यूजिक सुनने में इतना मग्न था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। स्टेफनी ट्रक के ऊपर चढ़ गई और अंदर झांक कर जूलिया को देखा। जूलिया हाथ बढ़ाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। में काम करता था जो यहां से महज 1 घंटे की दूरी पर था। वे तुरंत उससे मिलने पहुंचते हैं। असल में जेबी उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें आरिस ने कभी बचाया था। कई सालों बाद आइरिस ने उसे फिर से ढूंढ निकाला और उसे मौत को मात देने का तरीका सिखाया। फिर वे मिलकर एक ऐसा कैबिन तैयार किए जिसमें घटना घटने लायक कुछ भी सामान यूज नहीं किया गया। बरसों तक वे आरिस को उस कैबिन के अंदर राशन, पानी, दवा, दारू का सप्लाई करते रहे। इसीलिए आरिस सालों तक उस कैबिन में सुरक्षित रही। बॉबी उससे कहता है, मैं किसी कैबिन के अंदर अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसके अलावा कोई तो और तरीका होगा। जेबी कहता है कि इसके अलावा और 2 रास्ते हैं। या तो बॉबी को किसी की जान लेनी होगी ताकि उस मरने वाले इंसान की बची हुई जिंदगी उसे मिल जाए, या फिर उसे अपनी मौत का नाक करना होगा। दरअसल कई साल पहले एक औरत ने यह तरकीब अपनाई थी। उसके डॉक्टर ने उसे कुछ सेकंड के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया और फिर वापस जिंदा कर दिया था। इस तरह मौत का चक्र टूट गया, लेकिन यह तरीका बहुत रिस्की था। इसी वजह से आरिस ने इसे कभी नहीं अपनाया। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता कि मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाए। फिर जेबी कहता है, मैं भी आरिस की तरह बीमार हूं, मौत से कोई नहीं बच सकता। तुम सब मरने वाले हो और तुम्हारे बाद मेरी बारी भी आएगी, क्योंकि आरिस के पूर्वाभास में जेबी सबसे आखिर में मरा था, इसलिए असल जिंदगी में भी उसकी बारी सबसे अंत में ही आएगी। सब कुछ समझने के बाद एरिक किसी तरह बॉबी को मरकर वापस जिंदा होने के लिए मना लेता है। वे परिवार वालों की आंखों में धूल झोंकते हैं और एमआरआई का मैग्नेट बेहद ताकतवर होता है और उसके चलते हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। एरिक के शरीर पर मौजूद सभी मेटल की चीजें उसकी नाक, कान वगैरह में पहनी रिंग्स जोर से खींचती हैं और खून के छींटों के साथ बाहर निकल जाती हैं। अगले ही पल एमआरआई का मैग्नेट व्हीलचेयर समेत एरिक को खींचकर मशीन के अंदर ले जाता है। उसके हाथ में बॉबी की एलर्जी की दवा थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चीन में फंसकर एरिक की दर्दनाक मौत हो जाती है और अगले ही पल बॉबी भी मारा जाता है। एरिक आरिस की ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं था। शायद उसे मौत के रास्ते में टांग अड़ाने की सजा मिली थी। अब बारी स्टेफानी के परिवार की थी। स्टेफानी की मां अपने बच्चों की सलामती के लिए केबिन में ही रहने का फैसला करती है। फिर वे सब बस उनके पीछे है। वो पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन मौत से कोई नहीं बच सकता। आखिरकार स्टेफनी और चार्ली का भी खेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी फाइनल डेस्टिनेशन 6 की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह फिल्म पसंद आई होगी। तब तक के लिए अलविदा और दिल से धन्यवाद।